हेलो बेटा, नमस्ते। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, आज भी हम कुछ चीजें सीखेंगे। आई होप पिछले क्लास में आपको थोड़ा बेसिस समझ में आया होगा। आज कुछ और बातें हम जानेंगे रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस इज लेक्चर नंबर 10। कुछ और बातें हम समझेंगे एंड फिर अगली क्लास में हम इसको थोड़ा एप्लीकेशन सीखेंगे। गुड इवनिंग। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? बता दो, मैं फिर देख लेता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? सही है, चलो ठीक। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बताना, ठीक है? ओके, तो हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी। आगे बढ़ता हूं मैं। हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि नॉर्मली ये डी ऑर्बिटल्स है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में आ गए तो एनर्जी बढ़ गई। फिर फाइनली जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ गए तो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो गई है। स्प्लिट होने के बाद ये जो गैप था, इसको हमने डेल्टा नॉट कहा था। ये बढ़ा था कितना? +0.6 डेल्टा नॉट। ये कम हुआ था -0.4 डेल्टा नॉट। टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग उल्टी हुई थी, स्क्वायर प्लेनर में फर्दर और स्प्लिटिंग हो गई थी। एंड उसके बाद एक चीज और हमने देखा था कि जो डेल्टा टी है वो लगभग हाफ था डेल्टा नॉट का। इतनी बातें हमने की थी। अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे, फिर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। तो दिस इज डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ये एनर्जी गैप है बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, वो तो ठीक है, बट इसको जो फाइंड करने का तरीका है वो एक्सपेरिमेंटल है। तो पहली बात, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला जाता है। कैलकुलेशन कोई खास मुश्किल नहीं है, आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले बस इतना लिखो, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ठीक, दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। तो लिखेंगे डेल्टा नॉट वैल्यू डिपेंड्स ऑन। तो पहली चीज जो समझ में आती है बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला पॉइंट तो ये समझ में आता है कि लाइगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करना चाहिए। लाइगेंड अगर स्ट्रांग है तो ज्यादा तोड़ेगा, स्ट्रांग फील्ड क्रिएट करेगा तो ज्यादा तोड़ेगा, वीक फील्ड क्रिएट करेगा तो कम तोड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। दूसरी चीज आप ऐसे भी समझिए, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऐसा बोला जा रहा है, इस थ्योरी में बोला गया है कि और कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लाइगेंड्स हैं, कोई सेंट्रल मेटल आयन कुछ अलग इंटेंसिटी से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई सेंट्रल मेटल आयन उसको किसी अलग इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो लॉजिकल है, समझ में आता है। ठीक है कि हाँ यार, सेंट्रल मेटल आयन पे भी तो डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आता है।
कि कैसी स्प्लिटिंग होगी, कितनी स्प्लिटिंग होगी। तो पहला तो स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड हो गया, यहीं से कॉन्सेप्ट आया बेटा SFL WFL का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां से ये कॉन्सेप्ट आया SFL WFL का। ठीक है, दूसरी बात कि ये सेंट्रल मेटल आयन पे भी डिपेंड करेगा, सेंट्रल मेटल आयन पे भी डिपेंड करेगा। अब सेंट्रल मेटल आयन पे कैसे डिपेंड करता है समझते हैं। देखो एक तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाई होगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाई होगी, मतलब +2 है और एक +3 है, तो +3 वाला ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसी सोचो, उसको ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेगा, तो जो स्प्लिटिंग क्रिएट होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा अगर, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन जो होगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। दूसरी चीज, जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती है तो इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन और कब ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन और कैसे ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो आपका निकल है +2, पैलेडियम है +2, प्लेटिनम है +2, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो क्या अभी कोई और भी फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगी चीजें? बिल्कुल करेंगी, और वो फैक्टर है ये साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। और ये साइज वगैरह से हम फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं, हम बोलते हैं भाई Z इफेक्टिव कैसा है, Z इफेक्टिव इज द नेट फैक्टर। तो Z इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। हाँ होगा, लेकिन मानो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तब तो Z इफेक्टिव वेरी कर सकता है। जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या अब ये बात थोड़ी सी वहां कनेक्ट हुई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लॉजिकली हमने क्या लिखा था, +4 वालों के लिए हर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, 4D 5D वालों के लिए। तो वहां पे कुछ लॉजिक नहीं था, बस बता दिया गया था कि ऐसा है। लेकिन हाँ, यहां पर थोड़ी बहुत लॉजिकली कनेक्शन बैठ रही है। तो Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा नॉट भी ज्यादा होगा। तो ये डेल्टा नॉट की बातें होगी। आपको कुछ डेटाज मैं बता देता हूं, ठीक है, कुछ डेटाज बताता हूं तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएंगी बात। इतनी बात पहले नोट कर लो फटाफट से, इतनी बात नोट कर लो। तो अब देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट आया SFL WFL का, तो लोगों ने कहा यार बताओ फिर तुम्हारा SFL WFL क्या है। तो इन्होंने तो डेल्टा नॉट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने हर लाइगेंड के साथ एक सेंट्रल मेटल आयन फिक्स किया होगा। समझो मेरी बात, एक सेंट्रल मेटल आयन फिक्स किया होगा इन्होंने, और उस पे लाइगेंड चेंज कर करके उसकी डेल्टा नॉट निकाल रहे होंगे। कैसे निकालते हैं डेल्टा नॉट, हम आगे चल के ये भी समझेंगे, एक रफ आइडिया ले लेंगे कि हाँ ऐसे निकालते हैं। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हाँ एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। तो क्या किया होगा, सेंट्रल मेटल आयन फिक्स किया होगा, अलग अलग लाइगेंड्स रखे होंगे, और अलग अलग लाइगेंड्स रख के उन्होंने डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल ली होगी। और फिर जिसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा आई होगी उसको इन्होंने क्या बोल दिया होगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। और इस बेसिस पे कुछ इस तरह से इन्होंने एक सीरीज दी होगी विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब ये सीरीज में तो बेटा देखो अनगिनत लाइगेंड्स आ सकते हैं, अनगिनत लाइगेंड्स आ सकते हैं इसमें, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी एकदम बड़ी सी 500 500 तो नहीं, ज्यादा बोल दिए, सो 50 लाइगेंड 30-40 लाइगेंड लिख के आप याद करो, की जरूरत नहीं है। कुछ रफ लाइगेंड्स आप थोड़ा देख लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएंगी बातें। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसी है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। ओके, दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल।
सो चल सीरीज लिख लो फटाफट से। ऐसी सीरीज आई माइनस बी आर माइनस सल्फाइड क्लोराइड नाइट्रेट फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड ETOH ऑक्सलेट दैट इज C2O4 2-। ये मैं जेडीली से लिखा रहा हूं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग सीरीज मिलेगी। अलग सीरीज मतलब हो सकता है कहीं 2-4 लाइगेंड एक्स्ट्रा मिले, कहीं कम मिले। ये मैं जेडीली में जो दिया हुआ है डायरेक्ट सीरीज आपको वो लिखवा रहा हूं, ठीक है। H2O देन EDTA। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर कहीं पे एक आक लाइगेंड एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसका कोई वो नहीं। अमोनिया और पाइरिडिन लगभग एक तरह के हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम। देन आपका EN आ जाएगा। देन आपका डाईपाइरिडिल है, डाईपाइरिडिल इसके बाद आ रहा है। देन आपका ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है। देन आपके पास नाइट्राइट है, देन CN माइनस है, देन CO है। ये सीरीज है, लिख लीजिए। अच्छा फिर से डिफाइन करूं। डिफाइन मतलब शायद मैं ये बताऊं आपको कि कैसे आया होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो ये बेटा बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट वैल्यूज है, ठीक है। क्या करा गया होगा कि एक सेंट्रल मेटल आयन को फिक्स किया होगा और उसी सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ अलग अलग लाइगेंड्स को देखा गया होगा कि भाई इसका डेल्टा नॉट क्या है, इसका डेल्टा नॉट क्या है, और उसके बाद फिर उन्हीं डेल्टा नॉट के ऑर्डर्स में उनको अरेंज कर दिया गया होगा और फिर बता रहे होंगे अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, ये इनका ऑर्डर है। कुछ इस तरह से बनाया गया इस सीरीज को बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट वैल्यूज, इस पे बेस्ड, ठीक है। ऐसे अब इसमें 2-4 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल के आते हैं। देखो आपको मैंने क्या बताया था, रफली क्या ऑर्डर याद कराया था। मैंने बोला था हैलोजन डोनर्स को आप याद रखो कि पुअर है, फिर आता है ऑक्सीजन डोनर्स, और उसके बाद आते हैं हमारे एन डोनर्स, और कार्बन डोनर्स स्ट्रॉन्ग है। एन डोनर्स और कार्बन डोनर्स स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो हैलोजेंस जो दिख रहे हैं आपको वो नीचे साइड ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे आपका लॉजिक फेल हो जाएगा, मेरी बात को समझ लेना। लॉजिक कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है यही समझना बहुत जरूरी है जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हर जगह लॉजिक नहीं लगता है इसमें, तो यही डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, कहां लॉजिक लगेगा कहां नहीं लगेगा। यहां पे लॉजिक कैसे लगा सकते हो आप, ये थ्योरी का ड्रॉबैक है। मैं बता रहा हूं क्या ड्रॉबैक है। क्या बोलती है बताओ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि भाई देखो ऐसा है कि एक नेगेटिव लाइगेंड्स आ रहे हैं और वो एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और उस फील्ड के रिपल्शन की वजह से स्प्लिट हो रहा है। यही बोल रहे थे अभी तक, फील्ड नेगेटिव फील्ड है, इवन अगर न्यूट्रल लाइगेंड है तो भी उसको पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान लिया गया है क्योंकि उसमें लोन पेयर है। ये बात तो करी गई। तो भाई अगर कायदे से अगर ऐसा ही माने तो जिसमें -2 का चार्ज है और जिसमें लोन पेयर है, तो बताओ भाई लॉजिक लगाओगे अगर आप, बहुत लॉजिक वाले बंदे बनते हैं ना अपन, तो अगर अपन लॉजिक लगाएंगे तो क्या लगेगा यार, जिसमें नेगेटिव चार्ज है ना वो तो ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा। अच्छा ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा तो वो स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वही ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज्यादा तगड़ी फील्ड क्रिएट कर रहा है तो तगड़ा रिपल्शन होगा विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। बट भाई देख लो एक्सपेरिमेंट्स क्या बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, ये देखो जितने भी माइनस 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 वाले ये तो भाई इधर ही पीछे ही रह गए। क्यों रह गए नहीं पता, ठीक है, क्यों रह गए नहीं पता, बस ये है, ऐसा ही है, कोई लॉजिक नहीं। हाँ
फिर ये देखो अमोनिया वगैरह को भी लगभग स्ट्रॉन्ग मानते हैं हम, पानी को वीक काइंड ऑफ मानते हैं। अब देखो इसमें भी कोई वीक और स्ट्रॉन्ग इन्होंने बोला नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, ये तो कंपैरेटिव बता रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली बात हो रही है, लेकिन हम रफली मान लेते हैं कि चलो यहां तक WFLs है और इसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है। आप देखिए ये एन डोनर है, ओ डोनर नहीं है, एन डोनर है, NO2 माइनस, फिर कार्बन डोनर्स जो है वो तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, ये कार्बन डोनर्स है, ये तो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये ऑर्डर है, बस देख लीजिए। मैं इसलिए ये बात बता दिया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब कुछ मैं डेटाज आपको देता हूं, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो कुछ डेटा देखो, डेल्टा नॉट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको एक बार देखेंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है CrCl6 होल 3 माइनस CrH2O6 होल प्लस 3, CrNH3 6 होल प्लस 3, CrCN6 होल माइनस 3, और ये किलो जूल पर मोल में जो वैल्यूज आई हैं ये कुछ ऐसी आई, 163 डेल्टा नॉट की वैल्यूज हैं ये, 213, 259, 314, यू कैन चेक। देखिए क्लियर कट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो यहां पर समझ आ रहा है कि लाइगेंड्स के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है। अभी एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अगर मैं टाइटेनियम, वैनेडियम और फिर क्रोमियम, टाइटेनियम को छोड़ो, अभी मैं डेटा लिख रहा हूं उसके बाद समझाता हूं, वैनेडियम, क्रोमियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड चलो टाइटेनियम भी लिख लो, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम की बात करूं, ठीक है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम की बात करूं, और इनका मैं एक बार +2 स्टेट में कोई कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, एक्वा कॉम्प्लेक्स, और एक बार +3 स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाया। अब टाइटेनियम का +2 में तो बनेगा नहीं, बनता नहीं है एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाया बेटा, एक्वा कॉम्प्लेक्स मतलब पानी के साथ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और डेल्टा नॉट की वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो इससे दो चार बातें समझ आएंगी। इधर वैल्यूज आ रही है बेटा 151, 151, 166, 151, 166, मैं और ज्यादा डेटाज नहीं दे रहा, बस थोड़े बहुत दे रहा हूं जिससे आपको कुछ बातें समझ आ जाएंगी। 243, 226, 213, ये कुछ वैल्यूज है, ये कुछ वैल्यूज है। एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए ये डेल्टा नॉट की वैल्यूज है किलो जूल पर मोल में, पहले इसको नोट कर लो। तो क्या समझ में आ रहा है इससे, यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि लाइगेंड्स की स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं, लाइगेंड्स की स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा नॉट की वैल्यूज बढ़ रही है, क्लियर है यहां पे बात। यहां पे क्या समझ आ रहा है कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया हमने, तब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने से आपकी डेल्टा नॉट की वैल्यूज काफी बढ़ी हुई आ रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया तो डेल्टा नॉट बढ़ गया, यहां से समझ आ रहा है। यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड बढ़ाया, डेल्टा नॉट बढ़ गया। अब आगे की बातें करूंगा, इतना नोट कर लो पहले। Now how to fill electrons, how to fill electrons, writing electronic configuration, writing electronic configuration, तो कैसे सोचना है आपको समझिए। देखो
पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर, बिल्कुल हाँ बता रहा हूं मैं, होमवर्क क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं मैं अभी आपको, याद दिलाना भी बिल्कुल बता रहा हूं आंसर, क्लास खत्म होने से पहले बताऊं, ये थोड़ा सा करा दूं फिर बता रहा हूं, ठीक है। देखो, सो राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा देखो, जब आपके पास 1 2 3 4 5, तो मान लो, ध्यान से सुनना कि क्या है, बस ऐसे नहीं कि अंधों की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, नहीं, लॉजिक को समझना, थोड़ा सा लॉजिक को समझना, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, आपने देखा कि डी के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट था कि पेयर करा दो, पेयर मत कराओ, ऐसा कुछ था कि WFL है तो पेयर मत कराओ, SFL है तो पेयर करा दो। अच्छा तरीका है वो बेस्ट तरीका है, मैं बताऊं आपको, ठीक है, प्रेडिक्शन हो जाता है उससे भी अच्छा तरीका है वो। यहां पर क्या लॉजिक है कि ये तो आपका डी का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, D4 D5 D6 जो भी है, D4 D5 D6 कुछ भी है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यहां होगा, ठीक है। अब जब ये यहां गया तो भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी वैसी ही लिखी जाएगी, जैसे सपोज करो वो D4 है, क्या चलो D3 है, मैं लिखता हूं D3 है, तो ऐसा ही लिखा रहेगा वो, क्योंकि अभी भी कोई डीजेनरेसी तो टूटी नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा भी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बन गया, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में नहीं है, अब वो यहां हमको इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़नी पड़ेगी, अब इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरनी पड़ेगी, क्योंकि वही मेटल अब ऐसा नहीं है, अब वो ऐसा हो गए हैं, उनके डी के ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए हैं, तो अब हमें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है बेटा, नॉर्मल रूल्स के हिसाब से ही भरना है, नॉर्मल रूल्स के हिसाब से ही भरना है, वही ऑफबाउस प्रिंसिपल, वही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वैसे ही भरना है जैसे बचपन में भरा करते थे। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लोअर एनर्जी पहले भरता है, फिर हाइयर एनर्जी पे चीजें जाती है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। तो जब D3 होगा किसी मेटल आयन में D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप कैसे भरोगे, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही भरोगे, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बातें बहुत क्लियर कट समझ में आ जाती, इसके बाद भी समझ आ जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरे को D4 कॉन्फ़िगरेशन भरना है, मैं यहां पर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में D4 पहले लिखूं तो ऐसा रहेगा, लेकिन अब स्प्लिटिंग हो गई है, तो क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा कि चलो ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तो एक ऐसा और एक ऐसा लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा, लेकिन अब चौथा कहां जाएगा, दो चीजें कर सकते हो, आपके मन में 2 ख्याल आ रहे होंगे कि सर या तो मैं पेयर करा दूं या फिर मैं इसको यहां भेज दूं, तो क्या किया जाए। तो फिर वही बात है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पहले भरे जाते हैं जहां लेस एनर्जी वाला सेगमेंट चलता है, लेसर एनर्जी में जो काम हो रही है वो काम पहले होती है, ये यूनिवर्सल रूल है साइंस का, ठीक है। तो जहां लेस एनर्जी में काम हो रही हो, तो सर यहां तो कोई एनर्जी नहीं लग रही, सर यहां तो कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये तो वही एनर्जी लेवल पे भर रहे हो आप, यहां तो कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन सर यहां तो एक एनर्जी लग रही है, यहां पर तो डेल्टा नॉट की एनर्जी लग रही है, सर डेल्टा नॉट, ये एनर्जी वैल्यू को कूदना पड़ेगा, इस एनर्जी वैल्यू को कूद के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन मेरे भाई यहां भी एक एनर्जी लग रही है, आपको पता होगा कि पेयर करा रहे हो, तो पेयरिंग एनर्जी जैसी चीज यहां लग रही है, अब ये छोटी मोटी औने पौने चीजों को समझाने के लिए मेरे को कोई रियल लाइफ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से समझ आ रहा है, बहुत ही इजी बातें हैं ये,
ठीक है, इसको मेरे को बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सभी होशियार बच्चे सब समझ जाएंगे इतना। तो बेटा ये पेयरिंग एनर्जी लगती, ठीक, पेयरिंग एनर्जी। तो अगर यहां लगाना है तो पेयरिंग एनर्जी, ऊपर ले जाना है तो डेल्टा नॉट। तो क्या करें सर, पेयरिंग एनर्जी तो हमेशा कम ही रहता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देख के लगता है कि पेयरिंग एनर्जी तो हमेशा कम रहता होगा, नहीं, हमेशा कम नहीं रहता। हो सकता है ये भी कम हो जाए, हो सकता है ये भी कम हो जाए। और ये कम कब होगा? जी हाँ, जब WFL होगा, ठीक है, जब WFL होगा तब ये कम है, और जब SFL है तब ये कम है। तो बात समझ आ गई? अगर WFL है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अगर WFL है तो ये कम है, तो कम एनर्जी में काम हो जाएगा, तो ये कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। और अगर SFL है तो ये गैप बहुत बड़ा है, ये गैप बहुत बड़ा है। ड्राइंग करते समय हम गैप को नहीं दिखा रहे, लाइगेंड को देख के समझ जाना कि गैप बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो जब ये गैप बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होगा। तो D4 की कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख दूं, मैं अभी कंक्लूजन लिख रहा हूं। D4 जब SFL होगा तब डेल्टा नॉट बड़ा होगा पेयरिंग एनर्जी से, क्लियर कट बात है। D4 SFL में डेल्टा नॉट बड़ा होगा पेयरिंग एनर्जी से, और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? अब SFL है तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। T2G पे 4 और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। एंड इसी तरह बेटा जब D4 WFL है, जब D4 WFL है तब क्या होगा? डेल्टा नॉट छोटा होगा, पेयरिंग एनर्जी बड़ी होगी। डेल्टा नॉट छोटा होगा, पेयरिंग एनर्जी बड़ी होगी, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी भी एक्सपेरिमेंटली आती है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी भी एक्सपेरिमेंटली आती है, ये मानना पड़ेगा आपको। और पेयरिंग एनर्जी भी ऐसा नहीं है कि पेयरिंग एनर्जी की यूनिवर्सल वैल्यू है कि अरे यार इलेक्ट्रॉन ही तो है, पेयर कर रहे हैं तो यूनिवर्सल वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। वो भी मेटल आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी की कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है कि सर बता दो ना क्या वैल्यू होती है पेयरिंग एनर्जी की, जैसे कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू भी डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल आयन पे, ठीक है। समझो, यही होता है बेटा, इसी को बोलते हैं एडवांस की पढ़ाई। एडवांस की पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि आप ऊल जलूल टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सुन लो, नाम सुन लो, नहीं। एडवांस का मतलब ये होता है कि आप हर चीजों को समझो कि भाई ये इसका क्या मतलब है, ये कहां से आया, मतलब उसके रूट को पकड़ना ही जेईई एडवांस की पढ़ाई है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। वो औने पौने लोग आपको इधर उधर की बातें करेंगे कि कुछ भी इधर उधर का टॉपिक, अरे ये टॉपिक एडवांस का टॉपिक है, ऐसा वैसा। अरे एडवांस का मतलब है आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीखना है, उसकी गहराई को समझनी है, वाई एंड हाउ समझना है। और बहुत बार इस वाई और हाउ का आंसर केमिस्ट्री में ये भी होगा कि नहीं पता, वाई का आंसर नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां इसका आंसर है, नहीं पता, ठीक है, हर जगह आंसर नहीं मिलता। तो ये होती है पढ़ाई, ऐसे समझना होता है। तो यहां पर बहुत सिंपल है बात कि आप डेल्टा नॉट छोटा है, ऊपर ले जाइए, T2G3EG1। तो आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आ गया होगा। मैं 2-3 कॉन्फ़िगरेशंस और लिख दे रहा हूं, इसके बाद में आगे इसी को और फर्दर इलेबोरेट करूंगा। इतनी बात लिख लो, पहले इतनी बात लिख लो। So let's write some configurations, okay? Just write some configurations. D5 WFL, तो कैसा आएगा? 1 2 3 1 2, WFL है बेटा, तो 1 2 3, फिर ऊपर चला जाएगा 4 5,
तो क्या बन गया T2G3Eg2, क्लियर है। इसी का SFL अगर होगा तो नीचे ही नीचे भरेगा, तो रहेगा T2G5Eg0, then D6 WFL and then SFL. तो D6 WFL, WFL देखो तो 1 2 3 4 5, अब कहां आएगा, अब तो यही आएगा, क्योंकि पेयर ऊपर भी होना है, पेयर नीचे भी होना है, पेयर ऊपर भी होना है, नीचे भी होना है, तो नीचे पेयर होना प्रेफर करेगा। तो क्या बन गया T2G4Eg2, यहाँ पे SFL है तो सब नीचे रहेगा, T2G6Eg0, और फर्दर आप आगे समझ चुके हो कैसे करना है, ठीक है, डन। Similarly do for D7, D8, D9, D10, इसके लिए आप कर सकते हैं। और इसके बाद फटाक से एक चीज और डालें टॉपिक इसी में, कैलकुलेशन ऑफ, चलो इससे पहले ना मैं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल के लिए बता देता हूं। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर मैं CFSE कैलकुलेट कराऊंगा। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात समझते हैं। D7 में SFL EG लेवल के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। D7 में बता दे रहा हूं, रुको, D7, तो D7 1 2 3 4 5, so when you write electronic configuration for D7, तो किसके लिए अपन बता रहे हैं, एक बार WFL के लिए, एक बार SFL के लिए। तो EG लेवल के एक इलेक्ट्रॉन को मैं बता दे रहा हूं क्या है, देखो T2G लेवल ये है, EG लेवल ये है, तो ये 1 2 3, अगर SFL के लिए कर रहे हो 4 5 6 7, ये है SFL के लिए कॉन्फ़िगरेशन। किसको ट्रांसफर करेगा बोल रहे हो आप, क्या डाउट है बताओ, क्या पूछ रहे हो? SFL EG लेवल के इलेक्ट्रॉन को, अच्छा वो P में ट्रांसफर की बात कर रहे हो, अच्छा ट्रांसफरेंस की बात कर रहे हो, P में ट्रांसफर यहां नहीं करना कुछ, ये इस थ्योरी में ना इस थ्योरी में PV की कोई बात ही नहीं करा, इसमें P का कुछ बात नहीं है, P की कोई बात नहीं है, S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल की बात ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ D में भर रहा है। सर तो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे इसको यूज करके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रेडिक्ट करने के लिए VBT यूज करो, इसको भी मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, बट आप यूज VBT का करो, कहां इसको यूज करना है वो भी बताऊंगा, पहले भरना सीख ले, यहां कोई ट्रांसफरेंस नहीं, ठीक है। T2sp3 के लिए देखो मेरी बात को समझो थोड़ा सा, हाँ यही समझना है, क्या इस थ्योरी में कहीं ऐसा बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसा बोला गया क्या, ये बताओ, इस थ्योरी की बात कर रहा हूं, कहीं बोला गया क्या कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाँ या ना, आयनिक इंटरेक्शंस है ना, तो हाँ देखो अब ये डाउट आ रहा है कि जो VBT में करा वो गलत था, ऐसा कुछ मन में आता है, तो मेरी बात को समझो कि यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेगा, यहां बहुत सारे करते लोग, कुछ औने पौने लोगों को देखा है मैंने ऐसे करते हुए, सो कॉल्ड टॉप एजुकेटर्स, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे देखो D2 है ना, फिर यहाँ पे अपने से sp3 लिख देंगे, फिर बोलेंगे देखो D2sp3 है, या वैसे जैसे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भर के D2sp3 है। तो भाई सुनो मेरी बात को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात ही नहीं हो रही है, कोई हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड बात नहीं हो रही है, तो फिर बोलोगे सर प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा कुछ,
तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट होगा। अभी मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे चलता है। इसको भी एक ड्रॉबैक मान लो कि ये एस और पी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मत सोचो यहां, जब भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वाले कॉन्सेप्ट को सोचना है तो किसका यूज करो, वीबीटी का यूज करो, वीबीटी का यूज करो। तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, एक बात समझना, ये कंफ्यूजिंग बातें हैं, नहीं समझ में आती है, बच्चा कंफ्यूज रहता है, मैं बता रहा हूं आपको। मास्टर भी कंफ्यूज रहते हैं, इधर उधर की बातें बताते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आपको शेप वगैरह प्रेडिक्ट करना है ना, कि वो स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है वगैरह वगैरह, आप वीबीटी का यूज करो। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है, वीबीटी का यूज करो, वीबीटी का यूज करके ही करो। लेकिन हाँ, वीबीटी अधूरा है जब तक हमको क्या पता ना हो, एसएफएल डब्ल्यूएफएल। तो आप समझिए ये कॉन्सेप्ट सीएफटी से आया, तो एक तरह से हम कुछ हाइब्रिडाइज्ड थ्योरी का यूज कर रहे हैं प्रेडिक्ट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट यहां से आया, बट इसको इसके साथ न मर्ज करके बात कर रहे हैं, इसको मर्ज करके बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी एडवांस प्रेडिक्शंस है जो वीबीटी के बस की नहीं है, समझ रहे हो। मैं आपको भी बताऊं, जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो जो ऑक्टाहेड्रल हम बोल रहे हैं, वीबीटी ऑक्टाहेड्रल बोल रहा है, वो कभी कभी ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल, पता है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल होता है, ऐसा, ये इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल है। कभी कभी ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ये ऐसा, ये कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल है, ये इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल है। ये बातें वीबीटी के बस की नहीं है। ये सब सीएफटी से समझ में आ जाएगा, सीएफटी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा है। और तो सीएफटी से सब कुछ भी समझा जा सकता है, बट ज्यादा यूजफुल या फिर ज्यादा आसान जो है ना, वो मैंने जैसे बताया वैसे करना है। ये सब चीजें, डिस्टॉर्शंस, ये सब चीजें सीएफटी से समझ आएंगी। स्टेबिलिटी, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, ये सब सीएफटी से समझ आएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, चिलेशन से स्टेबिलिटी आती है, क्यों आती है, ये भी सीएफटी से थोड़ा समझ में आएगा। ये थोड़ी एडवांस बातें, ये सब चीजें सीएफटी से समझ में आती है, ठीक है। चल, तो आई होप आपको बात समझ आ गई। तो अभी कुछ भी यहां हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं जोड़ना, ये तो बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। अभी बस अपन क्या सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरना सीख रहे हैं, अभी कोई एप्लीकेशन भी नहीं सीख रहे, इलेक्ट्रॉन भरना सीख रहे हैं। चल आगे देखिए। तो नाउ इलेक्ट्रॉन भरना आपने सीख लिया। मैं बता रहा था आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेटा ऐसा होता है कि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो स्प्लिटिंग अलग हो रही है, स्प्लिटिंग अलग हो रही है। यहां पर Eg लेवल नीचे आ रहा है, T2G लेवल ऊपर जा रहा है। ये बात क्यों ऐसा स्प्लिटिंग होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया। तो जब बेटा यहाँ पे आप D2 लिखोगे, D3 लिखोगे, चलो D3 लिखना है, D3, तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन ऐसा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां ले जाए या यहां ले जाए, ये गैप कौन सा, ये गैप डेल्टा T है। अब आप ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डेल्टा T है वो लगभग आधी है डेल्टा नॉट की। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू तो फॉर अ गिवन मेटल आयन वही होगा, समझ पा रहे, टेट्राहेड्रल फील्ड हो या ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो, पेयरिंग एनर्जी तो लगभग वही होगी, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, एक मेटल आयन है, टेट्राहेड्रल फील्ड हो या ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो, पेयर करने में कोई खास फर्क तो आएगा नहीं एनर्जी में, तो पेयरिंग एनर्जी उतनी रहेगी। लेकिन अब सोचो आप, जब ये वाली एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये रफली आधी हो गई, मतलब आपके पास SFL हो या WFL हो, ये आधा है, डेल्टा नॉट का आधा है, तो कुछ भी हो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर जाएगा, पेयरिंग एनर्जी हमेशा डेल्टा T से ज्यादा आएगी।
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया, आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड है कि डेल्टा टी और पेयरिंग एनर्जी में पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा आती है, भले कोई भी लाइगेंड हो, भले कोई भी लाइगेंड हो हमेशा ज्यादा आता है। तो लिखेंगे वेदर इट इज SFL or WFL, whether it is SFL or WFL, delta T is always less than pairing energy. Important, कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, इतनी बात लिख लो। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ गए होंगे। जैसे आपको लिखना है D5, तो D5 WFL हो SFL हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम आएगा। तो कैसा आएगा बेटा D5? 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे EG तो T2G3, कोई भी हो, ऐसे लिखना है। अब अगली बात लिखते हैं, इतना जल्दी से नोट करो। ओके, चलिए लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये लिखें आप। ये क्या होती है? बहुत ही मजेदार चीज है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स that we can derive out from crystal field theory is CFSE. It helps us to predict a lot of things, especially the stability of complexes. Also, we can use this theory to predict that which oxidation state of a given metal ion is compatible for a given ligand. ठीक है, अभी बात अभी समझ नहीं आई होगी, बट अभी हम देखेंगे इस बात कि यार अगर ये लाइगेंड है तो इस मेटल आयन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा है, +2 की +3। अच्छा, ये वाला अगर लाइगेंड है तो इसके साथ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा है। इतनी बारीक बातें भी हम इससे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट नहीं भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट। तो चलिए अभी यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं ये है क्या। तो लिखो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when a complex is formed, its value is always negative, हमेशा नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। समटाइम्स जीरो भी होती है इसकी वैल्यू, समटाइम्स जीरो, लेकिन ये जो जीरो वैल्यू है ना, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इसके जो रूल्स हैं ये कुछ इस तरह के हैं कि कभी कभी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो उसको ज्यादा दिल पे मत लेना। ये सब बातें भी आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि अरे यार जीरो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। वो थ्योरी बनाई गई है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेट करके ये बता रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ये बता रहे हैं।
तो थ्योरी के रूल्स ऐसे कुछ बने हुए हैं कि कभी कभी वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप उससे ये मत सोचना कि सच में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसकी CFSE 0 है भी तो बहुत रेयर है, उसके पीछे कुछ दूसरे रीजंस। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ समटाइम्स 0, और ये जो समटाइम्स 0 है ये थ्योरिटिकली पॉसिबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली 0 वाले बहुत रेयर है, और उसके लिए कुछ और नई चीजें पढ़नी पड़ती। तो आप देखेंगे नेगेटिव आएगी, अच्छा सर 0 भी आ गई, तो हाँ आ गई तो लिख देना ना, ऑन पेपर तो लिख ही सकते हो, थ्योरेटिकली पॉसिबल, बट कैन नेवर बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसके रीजन को समझो आप, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए मान लो। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए हैं, और चलो मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लेता हूं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। अब भाई देख, कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को नेट कोई फायदा होगा, नेट फायदा होगा, क्योंकि बात आ गई फिजिबिलिटी की ना, बात आ गई फिजिबिलिटी की कि भाई कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिजिबिलिटी के लिए क्या देखते हो, फिजिबिलिटी के लिए क्या देखते हो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा जी देखते हो। अब डेल्टा जी एक्चुअली डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, और आपको पता है ये सब थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा है आपने कि डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, ये बातें पढ़ी है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। अब भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप इस एंट्रोपी चेंज को देखोगे, जब कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी सोचो कैसा है, यहां पर मेटल है, यहां पर कोई लाइगेंड्स हैं, और वो फिर Ml6 बना रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या लग रही है, बढ़ी या घट गई, जल्दी बताओ सोच के। मेटल है, 6 लाइगेंड है, ये Ml6 बना रहे हैं, एंट्रोपी क्या लग रही है भाई, बढ़ गई या घट गई, एंट्रोपी क्या हो गई, एंट्रोपी क्या हो गई, जल्दी से, ऑब्वियसली घट गई, डेल्टा एस तो घट ही गया, तो यार एंट्रोपी तो घट रही है, एंट्रोपी तो घट रही है। अगर एंट्रोपी घट रही है ना, तो एंट्रोपी अगर घट रही है तो फीजिबल कैसे हो सकता है, तो ओनली एनर्जी फैक्टर ही इसको फीजिबल कर सकता है, एनर्जी फैक्टर कैन मेक दिस कॉम्प्लेक्सेशन फीजिबल, एनर्जी फैक्टर कैन मेक दिस कॉम्प्लेक्सेशन फीजिबल। तो इस कॉम्प्लेक्सेशन को फीजिबल बनाने के लिए एनर्जी फैक्टर की जरूरत है, एनर्जी फैक्टर की जरूरत है, और इसलिए CFSE से डिसाइड होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को फायदा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल जो है अभी, उसकी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स को फायदा होना चाहिए, अल्टीमेटली इस पॉइंट से फायदा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे क्यों देख रहे हो, सर इस पॉइंट पे क्यों देख रहे हो, इसी पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जब स्फेरिकल सिमेट्री आ गई ना, उसी पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसे रिएक्टेंट लिख रहे हो तो आप ऐसे सोचो कि हाँ मेटल और लाइगेंड ये दोनों एक सिस्टम में आ गए हैं, ऐसे सोचना, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मेटल और लाइगेंड दोनों एक सिस्टम में आ गए। अच्छा, जब ये एक सिस्टम में आ गए तो मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है, ये दोनों एक सिस्टम में आ गए, अब क्या ये जुड़ेंगे, ये बात हो रही, दोनों एक सिस्टम में आ गए, अब क्या ये जुड़ेंगे, ऐसे सोचना है। तो देखो एक ही सिस्टम में आ गए, इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो क्या आप जुड़ेंगे, जुड़ेंगे मतलब क्या, आपको जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को फायदा होना चाहिए, एनर्जेटिकली फायदा होना चाहिए, अगर एनर्जेटिकली फायदा हो रहा है तभी ये जुड़ेंगे, ऐसे सोचना है, ठीक है, तभी ये जुड़ेंगे। तो कैसे देखते हैं सर फायदा, देख लेते हैं, अभी बहुत आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा बताओ भाई, क्या ये गैप दोनों सेम है क्या, ये सेम है क्या, ये एनर्जी लेवल ये एनर्जी लेवल, नहीं सर सेम तो नहीं था, ये तो अलग थी, 0.4 डेल्टा नॉट, सॉरी 0.6 डेल्टा नॉट, और ये 0.4 डेल्टा नॉट, ऐसा कुछ था। अभी देखते हैं, निकाल के देखते हैं, चलो अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे।
बस ये देखना है कितना फायदा हुआ, नेट कितना एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, लॉजिक यही है। कोई फॉर्मूला बस याद करके नहीं जाना है कि सीएफएससी का फॉर्मूला क्या था, अच्छा -4 डेल्टा नॉट इलेक्ट्रॉन प्लस ये वो, ये सब नहीं करना, क्या है ये समझना है। तो सीएफएससी क्या है कि भाई कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ एनर्जी वाइज, और एनर्जी वाइज ही हम बताएंगे कि फिजिबिलिटी है या नहीं। तो देखो मेरे भाई, समझो 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 समझो। देखो ये पहले सपोज करो आपके पास D5 था, ठीक है, क्या था, D5 था, और इस D5 में, इस D5 में मैंने बोला SFL है, मैंने बोला D5 है और SFL है। तो SFL है 1 2 3 4 5, D5 है, SFL है, SFL है। तो होगा क्या, D5 SFL। तो देखो, तो ऐसे सोचो, तो कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऐसे भरोगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की नेट एनर्जी कम हुई है, क्या फायदा हुआ है, तो बिल्कुल आपको पता है कि ये कितनी कम हो गई एनर्जी, -0.4 डेल्टा नॉट, इतना कम हो गया। और ये बढ़ गई, कितना बढ़ा ये +0.6 डेल्टा नॉट। ये सब वैल्यू थ्योरेटिकली आई थी, थ्योरी बता रही थी, डेल्टा नॉट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आई थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सीएफएससी कैसे लिखोगे आप, सीएफएससी तो कितने का फायदा हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी कम हुई, सभी इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी कम हुई, तो टोटल कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो आप बोलोगे 5 टाइम्स ऑफ -0.4 डेल्टा नॉट, यही बोलोगे। डेल्टा नॉट की कोई एक पॉजिटिव वैल्यू मन में इमेजिन कर लो, 200 300 जो सोचना है सोच लो, 200 300 जो सोचना है सोच लो। तो ये वैल्यू आई। क्या ये सही है कि कुछ और भी लगेगा, कुछ और फायदा हुआ है क्या, कि ये ठीक है, जल्दी बताओ, कुछ और फायदा हुआ है या ठीक है। कुछ और फायदा हुआ है क्या, पेयरिंग हुई है। पेयरिंग होना फायदा है नुकसान है, फायदा है नुकसान है, नुकसान है ना, वो तो नुकसान है, क्योंकि पहले ये अनपेयर्ड थे, पहले ये अनपेयर्ड थे, पहले ये अनपेयर्ड थे, बट अभी पेयरिंग हुई है, तो नुकसान है। तो यार इतनी एनर्जी कम हुई, इतनी एनर्जी कम हुई, बट 2 एक्स्ट्रा पेयर्स बन गए, तो लिखेंगे 2 टाइम्स द पेयरिंग एनर्जी, ये वाली एनर्जी ऐड होगी, ऐड होगी, समझ आ गई बात, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पेयर्स जनरेट हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स जनरेटेड। तो दिस इज योर नेट सीएफएससी। किसी किसी किताबों में आप पाएंगे कि इस फैक्टर को इग्नोर करके सीएफएससी को बस इतना ही लिख देता है। कंपैरेटिव वे में ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बात बताई जाए तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ये इग्नोर्ड रहता है, ऐसा नहीं कि गलत लिखा है बुक में, वो जान के इग्नोर करते हैं किसी किसी बुक्स में, क्योंकि उनको कंपैरेटिव काम करना है तो वो बस इतना ही लिखते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये भी होता है 2 टाइम्स द पेयरिंग एनर्जी। सो दिस इज योर सीएफएससी वैल्यू। तो यहां पर हुई है -2 डेल्टा नॉट, -2 डेल्टा नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की भी कोई वैल्यू आप इमेजिन कर लो कुछ भी मन में, 100 200 300 जो भी वैल्यू है इमेजिन कर लो, बट ऑब्वियसली ये नेट वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि डेल्टा नॉट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एसएफएल है मेरे भाई, ये पॉजिटिव नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि डेल्टा नॉट काफी बड़ा है, काफी बड़ा है पेयरिंग एनर्जी से, तो नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा बड़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और सीएफएससीज लिखते हैं, कुछ और सीएफएससीज लिखते हैं, फिर इसका
मतलब भी समझेंगे। चलो टीएफएससी निकालते हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो D4 का टीएफएससी निकालें, ठीक है। डी फोर का एक बार WFL के लिए निकालो, जल्दी से निकाल के कॉपी पे लिखो। एक बार SFL का निकालो, सीएफएससी वैल्यूज, सीएफएससी वैल्यूज। खुद से निकाल लो पहले, फिर थोड़ा एक एप्लीकेशन बताऊंगा। वन टू थ्री फोर, simply 1 2 3 and 4. For WFL it is like this. For WFL it is like this. So this is minus 1.2 plus 0.6, so minus 0.6, minus 0.6 delta naught, no pairing, plus 0 pairing energy, okay, plus 0 pairing energy. मॉड्यूल्स पढ़ने के लिए नहीं होते बेटा, रेफर करने के लिए। पढ़ने के लिए बेस्ट सोर्स मेरे नोट्स हैं, मेरे या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, अगर आप सोचो कि मैं कोटा के नोट्स ले लूं, नोट्स पढ़ लूं, उससे कुछ नहीं होता बेटा। कोटा वोटा के नोट्स सबके पास होते हैं, फ्री में अवेलेबल है, कुछ नहीं होता उससे। उसको समझ कैसे रहे हो वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स भी, उससे अगर कुछ चीज आप रेफर करना चाहो वो ठीक है, बट अगर आप सोचो कि यार मॉड्यूल को मैं एज अ बुक पढ़ूंगा, कि मैं उसी को पढ़ के जेई निकाल लूंगा, तो पॉसिबल नहीं। वो उसने बना ही नहीं है, और मॉड्यूल की गलती नहीं बोलेंगे, वो बना ही नहीं है उसने, वो बस रेफरेंस के तौर पे है, कुछ कुछ चीजें काम आती हैं। अदरवाइज आपको पढ़ना तो सिर्फ नोट से, कोई भी किताब नहीं है, IIT जेई की कोई भी बुक नहीं है, ठीक। थ्योरी बुक कोई भी नहीं है जिसको मैं बोलूं कि जाओ ये बुक पढ़ लो हो जाएगा, कोई किताब नहीं। अगर आपको कोई किताब पता हो तो मेरे को बताना, फिर मैं बताऊंगा वो किताब क्यों नहीं ठीक है, ठीक है। थ्योरी के लिए कोई किताब नहीं। सो CFSE वैल्यूज, तो CFSE वैल्यूज इसकी आपने लिखा ऐसा, और यहाँ पे SFL में देखो आपने क्या आया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का -1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी, ये ऐसी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात देखो, अगर आप इसको थोड़ा इग्नोर करो फॉर नाउ, इससे कंपेयर करो बस। क्या आपको ये फीलिंग आ रही है, क्या आपको ये फीलिंग आ रही है कि जब हम SFL वाले लाइगेंड्स यूज करेंगे तो CFSE ज्यादा नेगेटिव आएगा फॉर श्योर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर होने, नीचे ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन का जाना अच्छी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन को नुकसान हुआ है। जो जो ये नेट बेरी सेंटर है, इसके कंपैरिजन में नुकसान हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाए तो CFSE ज्यादा नेगेटिव होगा। ये दिख गया, ये तो दिख गया होगा, 1.2 होगा, सॉरी 1.2 होगा, नहीं बेटा 1.6 ही तो होगा यार, 1.2 कैसे होगा, ठीक ही तो क्यों कैलकुलेट। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों नीचे, तो ये 0.4 था, ठीक क्यों शायद। अच्छा WFL में गलत किया क्या, WFL में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 नीचे थे और एक ऊपर था, तो 3 नीचे थे, तो ये हुआ -0.4 इंटू 3, तो -1.2 था, और एक ऊपर था तो वो 0.6 एनर्जी बढ़ा रहा था, तो -0.6, ठीक तो है, सही है, एक बार देखो चेक करो, ओके। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपको, मैं भूल गया।
मैं ये बोल रहा था शायद कि हाँ WFL और SFL की वैल्यू है, हाँ ठीक है याद आया। देखो मैं ये बोल रहा था कि SFL अगर है तो नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नीचे नीचे मतलब CFSE ज्यादा नेगेटिव आएगी, और CFSE ज्यादा नेगेटिव मतलब उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, CFSE नेगेटिव का क्या मतलब है, लिखो CFSE मोर नेगेटिव होने का मतलब, मोर नेगेटिव होने का मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा हो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको पता है, ये बात आपको पता है कि जैसे ही आपके पास कॉपर का, पानी में आपने कॉपर का आयन डाला, ये पानी है, पानी में आपने कॉपर का आयन डाला, ठीक है सुनना मेरी बात को समझ, कॉपर का आयन डाला पानी, तो क्या होता है, ये कॉपर का आयन अब आप समझ चुके हो, ये एक्चुअली में कुछ इस तरह से रहता है, ये एक्चुअली में कुछ इस तरह से रहता है, इसको कहते हैं एक्वा कॉम्प्लेक्स, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। लेकिन और इसका कलर क्या होता है, इस एक्वा कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है आप ब्लू कलर होता है, अब मैं बोलूं लाइट ब्लू जैसा होता है, कुछ लाइट ब्लू जैसा कलर होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें अमोनिया गैस पास कराते हो, आप इसमें जैसे ही अमोनिया गैस पास कराते हो प्लस अमोनिया, जैसे ही अमोनिया गैस पास कराते हो, आप देखते हो कि ये सॉल्यूशन जो है ना, आप तुरंत ये देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये डीप ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है सॉल्यूशन, डीप ब्लू हो जाता है, डीप ब्लू। तो ये डीप ब्लू क्यों हो गया, डीप ब्लू हो गया बिकॉज CuNH3 CuNH3 होल +2 बन गया। ये तो देखो ऑब्जर्वेशन, दिस एन ऑब्जर्वेशन। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप सोचोगे अरे यार ये कैसे बन गया, नहीं पता ये क्यों हो गया, ये रिएक्शन क्यों फीजिबल है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने की वजह से, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने की वजह से क्या करता है पता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने की वजह से इसकी CFSE ज्यादा नेगेटिव है, इसकी CFSE ज्यादा नेगेटिव है, यस मोर नेगेटिव CFSE, और मोर नेगेटिव CFSE का मतलब मोर स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है ये होना, इसलिए हो जाता है। समझ आ गई बात, तो देखो ऐसी बातें इससे समझ आ रही है, ऐसी बातें इससे समझ आ रही है। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन है, एक और ऑब्जर्वेशन है, वो भी बताता हूं। इसी में अब इसी कॉपर अमोनियकल सोल्यूशन में ना, जो कॉपर अमोनियकल सोल्यूशन है, इसी में आप EDTA डाल दो, इसी में अब आप EDTA डाल दो, EDTA4- आयंस डाल दो, तो आप ये पाओगे कि अब जो कॉपर है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेना है, अब वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेना है, आप ये पाओगे। इसका एक वीडियो है YouTube पर, उन्होंने पूरे कॉम्प्लेक्स बना के दिखाए, पता नहीं चैनल ऐसी कोई चैनल है, वो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स लिया, कोबाल्ट का लिया, मुझे याद नहीं है, वो इस चीज को करके दिखाया, वो वीडियो आप जरूर देखना, आप ऐसा लिखना बस YouTube में सर्च करना कि डिफरेंट कॉपर कॉम्प्लेक्सेस प्रैक्टिकल ऐसा करके कुछ, तो देखना वो बढ़िया दिखाया। उसमें ना अमोनिया डाला हुआ है तो फिर ये बना, लेकिन फिर अमोनिया के बाद EDTA डाल दिया, तो EDTA डालने से फिर वो अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स इसमें चेंज हो गया। इससे क्या समझ में आता है, ध्यान से सुनो भी, ध्यान से सुनो, बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। इससे क्या समझ में आता है, इससे लगता है कि EDTA क्या है, EDTA क्या है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। अब आप तुरंत अपने पन्ने पलटा रहे होंगे, आप CFSE वैल्यूज देख रहे होंगे पक्का, आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहे होंगे पक्का, आप वही देख रहे होंगे, झूठ मत बोलना।
और जब आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी तब तो आपने क्या पाया, आपने पाया अरे यार ये तो थ्योरी गलत हो गई, ये तो ईडीटी, ये तो WFL है इसके कंपैरिजन में वीक है, तो कैसे डिस्प्लेस कर ले रहा है, ये आया ना दिमाग में, कैसे डिस्प्लेस कर रहा है। ये सब सवाल जब आप पूछते हैं अपने आप से, मतलब आप हाँ सच में आप सही में पढ़ रहे हैं कुछ ढंग का। तो यार ये कैसे डिस्प्लेस कर रहा है मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री को यूज करके बताऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है सुनिएगा। तो यहां पर ये जो ईडीटी है ना, ये ईडीटी है। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहां से पा रहा है, ये आपको नॉर्मल एक इनऑर्गेनिक का मास्टर बस इतना ही बताएगा, क्योंकि उसकी पहुंच वहीं तक। क्या बताएगा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चिलेशन से आ जा रही है। एक नॉर्मल आपको इनऑर्गेनिक का मास्टर इतना बोल के निपटा देगा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहां से बेटा, इसमें चिलेशन हो रहा है ना, और इस चिलेशन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। हाँ ठीक है सर मान लिया, लेकिन कैसे, क्यों चिलेशन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, कैसे नहीं पता, चिलेशन से स्टेबिलिटी क्यों आती है, इसका आंसर क्या है, इसको कैसे सोचे। चिलेशन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, चलो ठीक है आपने बोल दिया, हमने सुन लिया मान लिया, बट कैसे, ये तो बात फिजिबिलिटी की है। फिजिबिलिटी मतलब कुछ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स यूज हो रहे होंगे, तो कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू चिलेशन, व्हाई, चिलेशन से स्टेबिलिटी आती है, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि गलत स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट बट व्हाई, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव राइट नाउ, एंड we will be answering it in the next class, so this is to be continued for tomorrow. तो इसको अपन अगली क्लास में देखते हैं और आपको समझाएंगे कि कैसे चिलेशन से स्टेबिलिटी आ रही है। तो CFT हमारा 2 क्लास और लेगा और उसके बाद 1-2 क्लास और रहेगी। डेल्टा एस हाई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है सैम तुम्हारा अप्रोच बहुत हद तक सही है। बता देंगे थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा उसको बताने में। वो आंसर्स बताने थे मुझे, मैं पहले एक बार आंसर बता देता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना आंसर अपने, ठीक है। क्लास को मैं शेड्यूल करा दिया करता हूँ यार, उसी से देख के समझ जाया करो कि आज क्लास है कि नहीं। कल तो मुश्किल है, क्लास फाइनल है, कल कहाँ क्लास हो। कल फाइनल है, कल कहाँ क्लास हो। कल मेरा भी मैच है, मैं भी मैचेस खेलता हूँ प्रोफेशनली टाइप, तो मेरा भी कल 2020 मैच है, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। तो कल 1 बजे तक मेरा भी मैच है, फिर 2 बजे से मैं पढ़ने से ज्यादा खेलता हूँ, आप लोगों को पता है। पढ़ता मैं बहुत कम हूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ, बस तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, 1-2 ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, बाकी मैं विकेट कीपर बैट्समैन। जब 50 ओवर्स मैच होता है तो 4 नंबर पे बैटिंग करता हूँ, और जब T20 है तो ओपनिंग करता हूँ। तो कल हमारा एक T20 मैच है सुबह। चलो उसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ ठीक है, अब जेई की वजह से तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं मैनेज हो सकती आप लोगों को। मैंने भी अपना सब कुछ स्टेबल करने के लिए मैंने भी 4-5 साल के लिए छोड़ा था सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा था कि यार थोड़ा सब कुछ हो जाए तो फिर समय रहेगा तो करेंगे। तो अब समय है, सब कुछ स्टेबल भी है, तो
अब खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है बस मैं मैच खेलने जाता हूँ, मैं सुबह रोज मेरा शेड्यूल है 8 से 11, मेरा मेरा पूरा नेट सेशन करता हूँ मैं 3 घंटे। 3 घंटे मेरा नेट सेशन होता है, सब कुछ करता हूँ बस। चलो ABCDEF, आपको मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस इज PQRTU, then this is PQRUTS, this is PQRSTU, this is PQRTU, this is QRTS, and this is also QRTS. नेट सेशन मतलब वो नेट्स होता है ना, क्रिकेटर्स को देखे होगे नेट वेट करते हैं, अबे उस तरह का हाँ हाँ, वही 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 नेट प्रैक्टिस है वो। अरे मैं वैसा, अगर तुम वैसा सोच रहे हो तुम लोग कि अरे यार मैं वो बूढ़े अंकल लोगों के साथ खेलता हूँ, वैसा नहीं है। प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हैं। मतलब उसमें से 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं। कल जिनके साथ हमारा मैच है, तो काफी कॉम्पिटिटिव है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 डोमेस्टिक मैचेस जो होते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी सुना होगा आपने, तो रणजी ट्रॉफी जो होता है वो डेज मैच होते हैं, 4 दिन 5 दिन वाले मैचेस होते हैं, टेस्ट टेस्ट मैच जिसको बोलते हैं नॉर्मल लोग। तो वैसे ही 2020 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है। तो वो, चलो भाई ये आंसर है, एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना, और किसी भी ऑप्शन में डाउट होगा तो अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में बताता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, मंडे।